हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 30 अक्टूबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड। किस राज्य सरकार ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष शुरू किया है। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने वहाँ पे शुरू किया है यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड, यानी कि युवा अधिवक्ता कल्याण कोष। और ये स्कीम लॉन्च की गई है लॉ फील्ड के फ्रेशर्स के लिए। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉ कॉलेज से अभी अभी अपनी जस्ट पढ़ाई ख़त्म की है, तो उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई है। तो उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो लॉ कॉलेज से पास आउट हुए हैं, तो एक्चुअली में उन्हें कुछ दिनों तक अंडर ट्रेनिंग रहना पड़ता है। और उस टाइम पे जो भी ऐसे पीपल्स हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं को फाइनेंशियली असिस्टेंस देने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत जो लॉ कॉलेजेस के फ्रेशर्स हैं जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको 2 सालों तक 3,000 रुपये तक का फाइनेंशियली असिस्टेंस दिया जाएगा तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हैं एडापडी के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइंड $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। किस बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन के लोन एग्रीमेंट पे साइन किया है। तो ये जो लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और JBIC के बीच, ये साइन किया गया है उन कंपनियों के लिए जो भी कार कंपनीज़ हैं जापान की जो भारत में ऑपरेट हो रही हैं। ओके, भारत के अंदर जितने भी जापान की कार कंपनीज़ हैं, तो उनको लोन फैसिलिटी करने के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए ये लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ये जो $1 बिलियन का लोन है, इसमें से जो $600 मिलियन हैं ये दिए जाएंगे JBIC के द्वारा, और जो बाकी के $400 मिलियन बचेंगे ये दिए जाएंगे अदर पार्टिसिपेटिंग बैंक के द्वारा, जो कि हैं सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, MUFG बैंक, मोज़िहो बैंक, शिजुओको बैंक और बैंक ऑफ योकोहामा। तो जो ये अदर बैंक्स हैं जो ये 400 मिलियन का फाइनेंस ये प्रोवाइड करेंगे, इनकी भी गारंटी JBIC ही देगा। और ये लोन दिया जा रहा है ताकि जो बिज़नेस ऑपरेशन हो रहे हैं जापानीज़ कार कंपनीज़ के भारत में, उनको मेंटेन किया जा सके, उनके ऑपरेशन को बरकरार रखा जाए और उनको फ़ंड प्रोवाइड किया जा सके ताकि उनका ऑपरेशन अच्छे से चलता रहे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ के नए चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा जी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नए चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा जी और इन्होंने रिप्लेस किया है रजनीश कुमार जी को। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और JBIC की बात करें यानी जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर है जापान के टोक्यो में। यहाँ के प्रेसिडेंट और CEO हैं तादाशी माइडा और यहाँ का स्थापना हुआ था इस बैंक का JBIC का 1 अक्टूबर 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी, ताकि जो वहाँ के बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनको और भी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो इससे पहले उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन की स्थापना की जा चुकी है 2011 से लेकर 2018 के बीच में। और अब 40 नए एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स की स्थापना की जानी है और इनको अलग से पावर दी जाएगी इन पुलिस स्टेशन को कि वो जो भी केसेस आएंगे वुमेंस और चिल्ड्रंस को, तो उनके खिलाफ अलग से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उस मैटर को। ओके, केस को भी अलग से रजिस्टर कर सकते हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन भी अलग से कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, इसलिए उनको अलग से पावर दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर इन महाराष्ट्र एंड झारखंड। महाराष्ट्र और झारखंड में आदिवासी कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ किसने किया है। तभी हाल ही में ट्राइबल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इनॉग्रेशन किया है, उसे लॉन्च किया है। और इन 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, एक तो महाराष्ट्र में और एक झारखंड में। ओके, और इन दोनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया गया है जो भी आदिवासी जनजातियां हैं उनके कल्याण के लिए, यानी ट्राइबल वेलफेयर के लिए। तो जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो जियो आधारित नेचुरल फार्मिंग होती है, जियो आधारित फार्मिंग टेक्निक बेस्ड नेचुरल फार्मिंग होती है, तो इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी लगभग 10,000 ट्राइबल फार्मर्स को, यानी 10,000 आदिवासी फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी नेचुरल फार्मिंग की। और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा उनको हेल्प की जाएगी कि उन्हें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल सके, उसके अलावा उन्हें मार्केटिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिल सके। और ये सारी सुविधाएं देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर ट्राइबल फार्मर्स बनाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, यानी आदिवासी फार्मर्स है, जो आदिवासी किसान, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और जो दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये बनाया जाएगा झारखंड में। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कवर करेगा झारखंड के 5 डिस्ट्रिक्ट के 30 ग्राम पंचायत और 150 विलेजेस को। तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये यूथ वॉलंटियर्स बनाएगा, जो भी ट्राइबल यूथ्स हैं उनके बीच में यूथ वॉलंटियर्स बनाएगा। ओके, उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस लाया जाएगा। तो इस तरह से उन्हें ट्राइबल लीडर बनाया जाएगा। ओके, यूथ वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे और उन्हें ट्राइबल लीडर्स की तरह विकसित किया जाएगा, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने में हेल्प करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। इसने परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व नामक वर्चुअल त्यौहार लॉन्च किया है। तभी हाल ही में भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया है परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। और इस जो फेस्टिवल है इसे आयोजित किया जाता है नाट्य तरंगिणी के नाट्य तरंगिणी। और इस फेस्टिवल का ये ऑर्गेनाइज कराती है नाट्य तरंगी इन पार्टनरशिप विथ यूनाइटेड नेशंस। तो नाट्य तरंगिणी और यूनाइटेड नेशंस मिलके इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराते हैं और पिछले 23 सालों से इस फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन ये कराते आ रहे हैं। तो बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और अभी 24 अक्टूबर को मनाया गया था यूनाइटेड नेशंस डे। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर को मनाया गया था यूनाइटेड नेशंस डे और इस साल इसकी 75th एनिवर्सरी थी, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को मनाया गया था यूनाइटेड नेशंस डे, इस साल इसकी 75th एनिवर्सरी थी। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 1945 में। यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और यहाँ पे मेंबर्स हैं 193 परमानेंट मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए किस भारतीय संगठन ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार जीता है। तभी हाल ही में ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन यानी कि GHE ने जीता है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। और इसे ये अवार्ड दिया गया है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो ये जो GHE है यानी ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टूरिज़्म और टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है जो सोलर एनर्जी होती है उनको रिमोट कम्युनिटीज़ तक पहुंचाने में। यानी कि जो दूर दराज के इलाके होते हैं, पिछड़े इलाके होते हैं, जो शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो GHE वहाँ पे टूरिज़्म और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सोलर एनर्जी को ऐसे रिमोट कम्युनिटीज़ तक पहुँचाती है। तो GHE ने अभी तक लगभग 131 विलेजेस को इलेक्ट्रीफाइड किया है कि भारत के 3 रीजन्स के 131 विलेजेस को इलेक्ट्रीफाइड कर चुकी है GHE। और इससे लगभग 60,000 विलेजर्स के जीवन पे सीधा सीधा असर पड़ा है। और ऐसा करते हुए जो GHE है उन्होंने जो
विलेज के लोग हैं उनकी इनकम के लिए लगभग 1,14,000 US$ जनरेट किए हैं, जिससे कि जो गांव के लोग हैं, विलेज के लोग हैं, उनका जो हाउस होल्ड इनकम है यानी पूरे घर भर की इनकम, उसमें 45% का इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन शिप बिल्डिंग फैसिलिटी हैज़ साइंड MOU विथ इटलीज फिनकैंटिएरी इन शिपिंग इंडस्ट्री। किस भारतीय जहाज निर्माण सुविधा ने शिपिंग इंडस्ट्री में इटली के फिनकैंटिएरी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में भारत के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इटली की फिनकैंटिएरी के साथ MOU साइन किया है, और ये MOU साइन किया गया है शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, यानी इस MOU के तहत जो दोनों देश हैं, दोनों ही देशों की ये जो शिप बिल्डिंग वाली फैसिलिटीज़ हैं, तो दोनों ही शिप बिल्डिंग फैसिलिटीज़ के बीच में कोऑपरेशन होगा। कौन कौन से एरिया में? एक तो शिप डिज़ाइन के एरिया में, दूसरा होगा शिप बिल्डिंग, तीसरा होगा शिप रिपेयर, उसके बाद जो मरीन इक्विपमेंट्स होते हैं, समुद्री जहाज़ के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करना। उसके अलावा जो भी मरीन के फील्ड में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट दी जाती है, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, तो ये चीज़ें भी, इन चीज़ों में भी कोऑपरेशन किया जाएगा दोनों ही फैसिलिटीज़ के बीच में। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने MOU साइन किया है इटली की फिनकैंटिएरी के साथ। और किस लिए साइन किया है? शिप डिज़ाइन, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट में कोऑपरेशन के लिए। तो बात करें फिनकैंटिएरी की, तो इसका हेड ऑफिस है इटली के ट्रिएस्टे में। यहाँ के CEO हैं यूसेप्पे बोनो, और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है केरला के कोचीन में, और इसके यहाँ के CMD हैं मधु S नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज द इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ रिपोर्ट। भारत में इलेक्ट्रिक एक्सेस और बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ रिपोर्ट किसने जारी की है? तो हाल ही में नीति आयोग ने जारी की है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ रिपोर्ट। नीति आयोग, और नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस रिपोर्ट में कुछ की पॉइंट्स दिए गए थे, आइए वो देख लेते हैं। तो ये रिपोर्ट बनाई गई एक सर्वे के बेस पे। ये जो सर्वे कराया गया था, तो ये कराया गया था 10 स्टेट्स में, जिसमें भारत की रूरल पॉपुलेशन यानी ग्रामीण जनसंख्या के 65% लोग कवर किए गए। और इस रिपोर्ट के अनुसार 92% कस्टमर के उनके घर के 50 मीटर के दायरे पे ही इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। उसके अलावा 87% ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है। उसके अलावा 13% पॉपुलेशन ऐसी हैं जिनके पास या तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है और या तो नॉन ग्रिड सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके अलावा ये जो 13% हैं जिनके पास नॉन ग्रिड सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा भारत में पर डे कितनी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है एवरेज, वो भी बताया गया। तो ये भी, इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब भारत में प्रतिदिन लगभग एवरेज बात करें तो 17 घंटे बिजली रहती है। पर डे 17 घंटे बिजली रहती है एवरेज। और जो सर्वे हुआ तो टोटल पॉपुलेशन में से लगभग 66% लोग सेटिस्फाइड थे। तो ये मेन पॉइंट थे इस रिपोर्ट के। इसे जारी किया नीति आयोग ने। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ के चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी, CEO हैं अमिताभ कांत, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में बिमल जुल्का जी को एज अ चेयरमैन नियुक्त किया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी कि FIFS के नए चेयरमैन बने हैं बिमल जुल्का। इसके अलावा जो कमीर अहमद साकिर हैं, यह भी हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO बने हैं। जो मनोज कुमार हैं, यह भी हाल ही में जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD के रूप में नियुक्त हुए हैं। और जो विशाल वर्मा हैं, विशाल वर्मा अभी हाल ही में यूनेस्को में भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नियुक्त हुए हैं। और FIFS के चेयरमैन बने हैं विमल जुल्का, और इन्होंने रिप्लेस किया है जॉन लोफैगन को।
ओके, जॉन लॉफहैगन, जो कि 3 सालों से चेयरमैन थे FIFS के, और अब जॉन लॉफहैगन की जगह आ गए हैं विमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बीन नेम्ड एशिया सेफेस्ट बैंक फॉर द 12th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। कौन सा बैंक लगातार 12वें वर्ष के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है। तभी हाल ही में DBS बैंक बना है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक, यानी एशिया सेफेस्ट बैंक, और लगातार 12 साल से यही बनता आ रहा है एशिया का सेफेस्ट बैंक, यानी इस साल ये 12वीं बार बना है। और इसको ये रेटिंग दी गई है न्यूयॉर्क बेस्ड एक ट्रेड पब्लिकेशन जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंस। ओके, तो ये 12वीं बार बना है एशिया का सबसे सेफेस्ट बैंक। इसके अलावा कॉमर्शियल बैंक में बात करें तो विश्व का ये 4थे नंबर का सेफेस्ट कमर्शियल बैंक है, और ओवरऑल बात करें तो पूरे विश्व का ये 14वां सबसे सेफेस्ट बैंक है। ओके, 14th सेफेस्ट बैंक और 4th सेफेस्ट कॉमर्शियल बैंक, दोनों में अंतर है। तो जो DBS बैंक है इसका पुराना नाम था द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। ये एक सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस है जिसकी स्थापना की गई थी 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है मरीना बे सिंगापुर में। यहाँ के चेयरमैन हैं पीटर CA और CEO हैं पीयूष गुप्ता। तो आइए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। सबसे पहले है, अरविंद केजरीवाल लॉन्चेस ग्रीन दिल्ली ऐप टू चेक एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। तो अभी हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की जांच के लिए ग्रीन दिल्ली नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, रोहित शर्मा बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हेल्थ केयर फर्म डॉक्टर ट्रस्ट। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रोहित शर्मा को एक हेल्थ केयर फर्म है जिसका नाम है डॉक्टर ट्रस्ट, वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, शिवराज सिंह चौहान अनाउंसेस टू बिल्ड मेमोरियल ऑफ रानी पद्मावती इन भोपाल। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रानी पद्मावती के लिए एक स्मारक बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, जापान एंड यूरोपियन यूनियन टू अचीव जीरो कार्बन एमिशन बाई 2025। तो जापान और यूरोपीय संघ ने 2025 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का टारगेट बनाया है। और लास्ट है, हैदराबाद एयरपोर्ट्स बिकम्स फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू ऑफर ई-बोर्डिंग फैसिलिटीज़ फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। हैदराबाद हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ई-बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2020। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, वेयर विल द इंडियाज़ फर्स्ट लॉजिस्टिक पार्क बी सेटअप। भारत का पहला लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है असम। ओके, असम में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला लॉजिस्टिक पार्क। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।